नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में आप सबका अभिनंदन है। हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का। उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर 1 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री है क्या? व्हाट इज़ द सरफेस केमिस्ट्री? इसको पहले डिफाइन किया जाए, इसको समझा जाए कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है। देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है सरफेस केमिस्ट्री, मतलब कि ऐसी केमिस्ट्री जहाँ पर सरफेसेस पर ज़्यादा डिस्कशन किया जाए। जो भी फिनोमेना हैपन हो वो सरफेस पर हैपन हो, किसी भी एडजारबेंट के या किसी भी मटेरियल के सरफेस पर अगर कोई फिनोमेना बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है या एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हम कहेंगे कि दिस इज़ द सरफेस फिनोमेना या सरफेस केमिस्ट्री। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सरफेस केमिस्ट्री है क्या, ये कैसे डिफाइन किया जाएगा इसको, तो आप लोग कैसे बताएंगे? तो आप लोग ये बताइएगा कि केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल के सरफेस पर होने वाली फिनोमेना को डिस्कशन किया जाता है, दैट इज़ नोन एज द सरफेस केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ एनर्जी चेंजेस या phenomenon that takes place at the surface is known as surface chemistry, is known as surface chemistry। तो अगर हम लोगों को लिखना हो, एक लाइन में लिखना हो कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है, तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पर एनर्जी चेंजेज की जो घटनाएँ होती हैं, दैट इज़ नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with energy changes at the surface of any solid is known as surface chemistry। तो लिखिए, ऐसे डबल इंटर कॉमा में लिख लिया जाए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with energy changes, which deals with energy changes, CHANGES, the branch of chemistry which deals with energy changes at the surface is known as surface chemistry, is known as सरफेस केमिस्ट्री, इज नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। तो आप लोग किसको अंडरलाइन करेंगे भाई? एनर्जी चेंजेज पर अंडरलाइन करेंगे और सरफेस पर। कहने का मतलब कि कोई बॉडी है, ये हमने माना कि कोई भी बॉडी या सॉलिड है, इसके सरफेस पर कोई फॉरेन पार्टिकल आकर के इसके सरफेस पर चिपक रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है इसके बॉडी से, इसके सरफेस से, तो कितनी एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब होगी कि निकलेगी, एग्जिट होगी एनर्जी, या एनर्जी इवॉल्व होगी, जिसको हम एक्सोथर्मी भी कहते हैं। तो क्या होगा एनर्जी के टर्म में, क्या घटनाएं होंगी? एनर्जी इसमें इवॉल्व होगी या इन्वॉल्व होगी, एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा। ये सारे फिनोमेना सरफेस पर देखे जाएंगे सरफेस केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री की वह ब्रांच, the branch of chemistry in which there is energy changes at the surface of any solid is known as surface chemistry। इसी को सरफेस केमिस्ट्री कहें, या इतना आपने इतना बड़ा लैंग्वेज लिखा है, और अगर कोई आपसे कहे कि क्या यार इसको मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि फिनोमेनन एट द सरफेस पर जो होने वाले फिनोमेनन हैं उन्हीं को हम सरफेस केमिस्ट्री कहेंगे। तो आर आप ऐसे लिख सकते हो, फिनोमिनन, PHENOMENON, फिनोमिनन एट द सरफेस, फिनोमिनन एट द सरफेस पर होने वाले जो फिनोमिनन हैं उन्हीं को हम सरफेस केमिस्ट्री कहेंगे। तो देखिए भाई, सरफेस केमिस्ट्री को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री तो बहुत आसान है, बहुत आसानी ढंग से आपने बहुत आराम से इसको आपने डिफाइन कर लिया कि सरफेस केमिस्ट्री कुछ है थोड़ी, किसी भी सॉलिड मटेरियल के, किसी भी सब्सटेंस के
सरफेस पर जो एनर्जी चेंजेस का फिनोमेना होता है दैट इज नोन एज द सरफेस केमिस्ट्री। तो अब एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा वाटर ड्रॉपलेट्स को, पानी की बूंदों को आपने देखा होगा। पानी की बूंदों को आपने देखा होगा तो कैसे होती हैं वो? पानी की बूंदें क्या होती हैं? स्फेरिकल होती है ना। ये वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट, DROPLET, पानी की बूंदें। तो पानी की बूंदें क्यों स्फेरिकल होती हैं? आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कि इसके चारों तरफ से यहाँ पर इसके सरफेस पर फोर्स काम करता है। ये जो लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस पर रेजिडुअल फोर्स काम करता है। रेजिडुअल फोर्स या इसके फोर्सेस पर रेजिडुअल फोर्स, देखिए नाम अब आ रहा है भाई, रेजिडुअल फोर्स, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। रेजिडुअल और अनबैलेंस फोर्सेस, UNBA, रेजिडुअल और अनबैलेंस फोर्सेस, रेजिडुअल और अनबैलेंस फोर्सेस। तो किसी भी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनके सरफेस पर रेजिडुअल या अनबैलेंस फोर्स काम करते हैं। कहाँ पर? एलॉन्ग द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड के सरफेस के एलॉन्ग रेजिडुअल या अनबैलेंस फोर्स कार्य करते हैं, जिसके कारण लिक्विड की बूंदें क्या होती हैं? स्फेरिकल। तो अगर हमको लिखना हो एक लाइन तो कैसे लिख पाएंगे कि रेजिडुअल और अनबैलेंस फोर्सेस act along the surface of a liquid, act along the surface of a liquid। तो लिख सकते हैं एक लाइन में कि रेजिडुअल और अनबैलेंस फोर्सेस act along the surface of a liquid, act along residual or unbalanced forces act along the surface of a liquid, surface of a liquid, and this gives, और यही जो रेजिडुअल और इन अनबैलेंस फोर्सेस लगते हैं यही हमको क्या देते हैं? सरफेस टेंशन। क्या देते हैं भाई? ये हमको देते हैं सरफेस टेंशन। तो इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया मामला कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की बूंदें हैं, स्फेरिकल क्यों हैं? ड्यू टू द रेजिडुअल और अनबैलेंस फोर्सेस। ये जो फोर्सेस दिख रहे हैं आपको, रेजिडुअल RESIDUAL, रेजिडुअल या अनबैलेंस फोर्सेस, रेजिडुअल और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ओके, रेजिडुअल और अनबैलेंस फोर्सेस। और इसी कारण जो पानी की बूंदें होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं। इसी तरीके से किसी भी सॉलिड के लिए भी यह फिनोमेना होता है कि कोई भी सॉलिड है, इसके सरफेस पर फॉरेन पार्टिकल ला करके, ये फॉरेन पार्टिकल ला करके इसके सरफेस पर क्यों इंटरेक्ट करते हैं? क्यों इंटरेक्ट करते हैं या क्यों इस पर रिटेन करते हैं? क्यों इस पर रुकते हैं? आकर के इस पर चिपकते क्यों हैं? ये कोई सॉलिड का मटेरियल है, सॉलिड बेस है, इस पर आकर के तमाम मटेरियल फॉरेन पार्टिकल आकर के इस पर चिपकते हैं, फॉरेन पार्टिकल आकर इस पर इंटरेक्ट होते हैं, रिटेन करते हैं, इस पर रुकते हैं। तो ऐसा क्यों है? यही रेजिडुअल और अनबैलेंस फोर्सेस इसमें भी काम करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल हैं ड्यू टू रेजिडुअल और अनबैलेंस फोर्सेस एलॉन्ग द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसी तरीके से किसी भी सॉलिड सरफेस पर फॉरेन पार्टिकल आकर के क्यों इंटरेक्ट करते हैं, क्यों रिटेन करते हैं? ड्यू टू द रेजिडुअल और अनबैलेंस फोर्सेस बिटवीन द फॉरेन पार्टिकल एंड द सॉलिड एट व्हिच द फॉरेन पार्टिकल इज एब्जॉर्ब्ड। दोनों के बीच में कोई ना कोई रेजिडुअल फोर्स, देखिए ये जो सॉलिड सरफेस है क्यों इसको चिपका रहा है? ये जो सॉलिड सरफेस है इसको क्यों इंटरेक्ट कर रहा है? क्यों? क्योंकि इसके सरफेस के एलॉन्ग, इसके सरफेस के एलॉन्ग कुछ फोर्सेस हैं। इस सरफेस के एलॉन्ग क्या हैं? कुछ फोर्सेस हैं, अनबैलेंस्ड हैं। ये फोर्सेस क्या हैं? अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्या हैं? अनबैलेंस्ड। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ फिर से। देखिए ये कोई सॉलिड है, तो सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ऐसे हैं। सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ऐसे ऐसे होंगे ना। मैं अभी सॉलिड केमिस्ट्री पढ़ाया हूँ आपको, सॉलिड स्टेट की, और मैंने बताया था कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम, आयन, मोल ऐसे अरेंज होंगे। तो यहाँ पर जो एटम है इसको अटैक करने वाला ये है, इस साइड से ये अटैक करता है, नीचे साइड से इधर, और ऊपर वाले साइड से भी अटैक होता है। यही होता है।
इसी तरीके से लेकिन यहाँ पर देखिए इधर का इंटरेक्शन किया तो ये वाला आइटम इसको इंटरेक्ट किया तो ये नीचे वाले आइटम से ऐसे अट्रैक्ट, ऊपर वाला देखिए ये खाली हो गया। यहाँ पर इधर फोर्स इसको बैलेंस किया, इधर का फोर्स इसको बैलेंस किया, इधर का फोर्स इसको बैलेंस किया, ये फोर्स ऐसे रह गया। इधर का फोर्स ऐसे हुआ, इधर का फोर्स ऐसे हुआ, ये फोर्स अनबैलेंस। तो यही जो फोर्सेज आपको दिख रहे हैं ये, तो सरफेस पर जो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं उन पर अंदर के मॉलिक्यूल जो इंटरेक्शन करते हैं, अंदर के मॉलिक्यूल जो उसको आकर्षित करके नीचे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके कुछ ऐसे फोर्स होते हैं कि जो अनबैलेंस्ड रह जाते हैं, वो रेजिडुअल रह जाते हैं। यही जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, यही जो अनबैलेंस्ड जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, इन्हीं फोर्सेस को हम लोग कहते हैं रेजिडुअल फोर्स, रेजिडुअल फोर्स। ओके, और इन्हीं रेजिडुअल फोर्स के कारण यहाँ देखिए ये वाला रेजिडुअल फोर्स होगा, ये रेजिडुअल फोर्स होगा, ये रेजिडुअल फोर्स होगा, ये अनबैलेंस्ड होगा, ये चाहे हम अनबैलेंस्ड कहें या रेजिडुअल कहें। तो इन्हीं के कारण जो रेजिडुअल या अनबैलेंस्ड फोर्सेज आपको दिख रहे हैं, जो रेजिडुअल और इनबैलेंस्ड फोर्सेज आपको दिख रहे हैं, तो कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा भाई तो इसको इंटरेक्ट करेगा ना, कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तो इसको इंटरेक्ट करेगा, कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तो इसको इंटरेक्ट करेगा। तो यही सब फोर्सेज क्या है, यही सब फोर्सेज हैं रेजिडुअल फोर्स, RESIDUAL, रेजिडुअल फोर्स। ओके, यहाँ भी कोई आएगा तो इसको इंटरेक्ट करेगा, ये इसको इंटरेक्ट करेगा। तो अब बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि कोई भी सरफेस है, मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, ये कोई मटेरियल है, कोई सॉलिड सब्सटेंस है, तो इसके सरफेस पर क्यों आके फॉरेन पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं, क्यों इस पर रिटेन करते हैं? इसलिए चूँकि इसके जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, सरफेस के जो एटम्स हैं, वो कुछ ऐसे फोर्सेस रखते हैं कि जो कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते। जो अंदर के यहाँ के जो बीच के मॉलिक्यूल या आइटम हैं, जो पार्टिकल हैं, उन पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है चारों तरफ से बराबर लग रहा है, लेकिन सरफेस पर जो एटम है या मॉलिक्यूल हैं उन पर जो फोर्सेस लग रहा है वो बैलेंस नहीं है। अंदर के पार्टिकल तो उसको खींच रहे हैं अपनी तरफ, लेकिन जो बाहर की तरफ सरफेस है वहाँ कोई एटम है नहीं, वहाँ का जो फोर्स है वो बिल्कुल खाली है। तो वही जो फोर्स है जिस पर जो वैकेंट है, खाली है, जो इंतजार कर रहा है कि कोई आए तो हम उसके साथ बॉन्ड बनाएं, कोई आए तो हम उसके साथ इंटरेक्ट करें, तो वही फोर्स कहलाता है रेजिडुअल फोर्स, वही फोर्स कहलाता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जैसे आपने लिखा कि रेजिडुअल और अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट अलोंग द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, उसी तरीके से अब उसी के नीचे लिख लीजिएगा और ये फिगर बना लीजिएगा। ये फिगर आप बना लीजिएगा, ये फिगर आप बना लीजिए और इसी के नीचे लिखिए सिमिलरली रेजिडुअल, यहाँ पर लिखिए इसी के नीचे सिमिलरली जैसे आपने लिखा है वाटर के लिए, सिमिलरली रेजिडुअल आर अनबैलेंस्ड, सिमिलरली रेजिडुअल आर अनबैलेंस्ड forces act, similarly residual or unbalanced forces act along the surface of a solid at which similarly residual or unbalanced forces act along the surface of a solid at which foreign particles foreign particles are attached through themselves। देखिए भाई, सिमिलरली रेजिडुअल और अनबैलेंस्ड फोर्सेज एक्ट along the surface of a solid at which foreign particles are attached through themselves। देखिए भाई, इसी तरीके से ये फिगर आप बना लीजिएगा। इस फिगर से आपको बिल्कुल फिनोमेना क्लियर होगा कि ये रेजिडुअल फोर्सेज हैं, ये रेजिडुअल फोर्सेज हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि
Residual or unbalanced forces act along the surface of a solid to which the foreign particles are adsorbed on the surface of a solid. आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक लाइन में कि ये रेजिडुअल फोर्सेस के कारण जो फॉरेन पार्टिकल आते हैं वो इसके सरफेस पर रिटेन होते हैं। तो अब हमारे पास दो बातें हैं भाई। एक तो ये है, मैंने कहा कि फॉरेन पार्टिकल का मतलब जो पार्टिकल बाहर से आता है उसको हम फॉरेन पार्टिकल कहते हैं। मतलब कि जो पार्टिकल आ करके दूसरे सॉलिड सरफेस पर चिपकने का प्रयास करता है, उस पर इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, तो जो पार्टिकल आता है बाहर से उसको हम फॉरेन पार्टिकल बार बार कहेंगे या फॉरेन सब्सटेंस कहेंगे। और जिस पर आकर के चिपकता है उसको हम लोग कहेंगे एडजॉर्बेंट। क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट। तो भाई हमारे पास दो चीज़ें हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम डिफाइन करेंगे कि जो फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं उन फॉरेन पार्टिकल को एक नाम दिया जाता है, वो नाम है एडजॉर्बेट। तो मैंने कहा कि ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है या सॉलिड बेस है, इस पर ये फॉरेन पार्टिकल, आप भी ऐसे फिगर बना लीजिएगा, ये फॉरेन पार्टिकल आकर इधर से भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर से, इधर से भी आ सकता है। ये देखिए फॉरेन पार्टिकल, यहाँ से फॉरेन पार्टिकल आ सकते हैं, ये यहाँ सरफेस पर, यहाँ सरफेस पर ये फॉरेन पार्टिकल आएंगे, ऐसे ऐसे एडजॉर्ब होंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। और ये फॉरेन पार्टिकल ये यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकते हैं। तो ये जो फॉरेन पार्टिकल हैं इनको हम कहेंगे एडजॉर्बेट ना। और ये जो सॉलिड बेस है जिस पर फॉरेन पार्टिकल आके एडजॉर्ब हो रहा है उसको हम कहेंगे एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट, ओके। तो अब मैंने ये कहा कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल बाहर से आए, किसी दूसरे मटेरियल पर आकर के वो इंटरेक्ट करे या उस पर रिटेन करे, तो इस फिनोमेनन को हम कहेंगे एडजॉर्प्शन। क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन। द प्रोसेस, देखिए भाई ये फॉरेन पार्टिकल है, इसी को तो मैंने फॉरेन पार्टिकल कहा था ना, FOREIGN, यही सब फॉरेन पार्टिकल हैं। यह PARTI फॉरेन पार्टिकल, ये फॉरेन पार्टिकल हैं, ये सब भी क्या है? फॉरेन पार्टिकल। ये सब क्या है? ये सब फॉरेन पार्टिकल्स हैं। तो हम लोगों को ये पढ़ना है कि ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं ये एडजॉर्बेट। तो जब कोई भी बाहरी मटेरियल किसी दूसरे सॉलिड सरफेस पर आकर के चिपके तो इस फिनोमेनन को हम कहेंगे एडजॉर्प्शन। मतलब प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस या अदर सॉलिड बेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज adsorption. The process of accumulation of foreign substances on the surface of other solid is known as adsorption. तो हेडिंग डाल दीजिए छोटी सी, एडजॉर्प्शन। हेडिंग डाल दीजिए एडजॉर्प्शन, ADSORPTION। हेडिंग डाल दीजिए एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ, डबल एंड कॉमा लिखिए, डबल एंड कॉमा, द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस, वही फॉरेन सब्सटेंस भाई, फॉरेन सब्सटेंस जिसको हम क्या कहेंगे? अभी हम कहेंगे एडजॉर्बेट। द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेट, on the surface of adsorbate is known as adsorption. ADSORPTION is known as adsorption. तो भाई अगर आपको एडजॉर्प्शन अगर पूछे तो देखिए एक वर्ड है द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन, मतलब कहने
कहने का मतलब यह है कि फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से आ रहा है, फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, फिर से बना लीजिए, ये फॉरेन पार्टिकल हैं सब, ये सब फॉरेन पार्टिकल हैं, इसके सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट होंगे ना भाई, बिल्कुल एक्यूमुलेट होंगे, ये फॉरेन पार्टिकल हैं। यहाँ से भी फॉरेन पार्टिकल, यहाँ से भी फॉरेन पार्टिकल इसके सरफेस पर क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे ना। यहाँ से भी फॉरेन पार्टिकल आएंगे, इसके सरफेस पर क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, देश 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 देश। यहाँ से भी फॉरेन पार्टिकल आएंगे, ये यहाँ पर क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे ना, ऐसे 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 सब एक्यूमुलेट होंगे ना। तो चलिए भाई, ये फॉरेन पार्टिकल जो थे इन्हीं को हमने कहा था, क्या कहा था, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट, और इसको क्या कहा था, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्ब। तो भाई ध्यान दीजिएगा, एडजॉर्प्शन की विशेषता क्या है, आपने क्या लिखा, प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन माने इकट्ठा होना, एक्यूमुलेशन माने एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा होना, जो हमारे हिंदी माध्यम से बच्चे जुड़े हैं अभ्युदय योजना में भाई, उनके लिए एक्यूमुलेशन माने इकट्ठा होना। ये फॉरेन पार्टिकल आके इकट्ठा हो रहे हैं कहाँ, सरफेस पर, अंदर एंट्री नहीं कर रहे हैं। तो अगर सरफेस पर ही वो इकट्ठा हो, उसके पृष्ठ पर ही इकट्ठा हो, वो बॉडी के अंदर एंट्री ना करें, तो उस फिनोमेना को हम कहेंगे एड। देखिए ये लिखा हुआ एड, डी है, ध्यान रखना भाई, डी का मतलब सतह पर, डी का मतलब सतह पर इकट्ठा होना, डी लगा हुआ है, एडजॉर्प्शन। तो ये जो आ रहे हैं बेचारे, इस पर एडजॉर्बेट आ रहे हैं, इसके सरफेस पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो इनके बीच में, ये जो आ रहे हैं इनके सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, व्हाई दीज फॉरेन पार्टिकल्स आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लगेगा ना, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और अगर गैसियस एडजॉर्बेट है हमारे पास, तो उसी फोर्स को हम कहेंगे वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल फोर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि जो फॉरेन पार्टिकल आके चिपक रहे हैं, क्यों चिपक रहे हैं, ड्यू टू द अनबैलेंस्ड फोर्सेस या रेजिडुअल फोर्सेस ऑफ द एडजॉर्बेंट की जो अनबैलेंस्ड फोर्स है या रेजिडुअल फोर्स है, उन्हीं के कारण फॉरेन पार्टिकल आके इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो रहे हैं। ओके। और अगर फिर पूछे कि अच्छा जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कैसा फोर्स है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और अगर गैसियस एडजॉर्बेट है तो हम क्या कहेंगे कि वो फोर्स वांडरवाल, चूंकि गैसेस के बीच में बहुत कमजोर बल लगता है, तो वांडरवाल फोर्स है। तो अब भाई ध्यान दीजिए, एक बात और बतानी है जो कई बार नीट में पूछा गया है कि यही जो डस्टर है हमारा, इसी को बार बार हम ये मानेंगे कि ये एडजॉर्बेंट है, मतलब फॉरेन पार्टिकल आएंगे तो इस पर आके चिपकेंगे, फॉरेन पार्टिकल आएंगे तो इस पर चिपकेंगे, इस पर रिटेन करेंगे। तो आप ये बताइए कि अगर इस एडजॉर्बेंट को हम बारीक बारीक फाइनली डिवाइड कर दें, बिल्कुल महीन सा इसको पीस दें, तो क्या होगा, ये पीस जाएगा तो बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में फैल जाएगा ना। तो जब फैल जाएगा तो इसका सरफेस एरिया भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उस पर एक्टिव सेंटर की संख्या भी बढ़ जाएगी, और एक्टिव सेंटर की संख्या जब बढ़ जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन पार्टिकल आकर रेजिडुअल फोर्सेस भी बढ़ जाएंगे। जब इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिडुअल फोर्सेस भी बढ़ जाएंगे या एक्टिव सेंटर की संख्या भी बढ़ जाएगी। इंटरमीडिएट में आपने एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ी होगी, अधिशोषण सिद्धांत पढ़ा होगा, उसमें ये बताया गया है कि कोई भी सॉलिड सरफेस है, अगर उसको हम फाइनली डिवाइड कर दें तो उसमें एक्टिव सेंटर्स की संख्या बढ़ जाती है, जिससे फॉरेन पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर आएँ तो भी वो इस सरफेस पर चिपक सकते हैं। तो इसका मतलब एडजॉर्प्शन का फिनोमेना अगर फाइनली डिवाइडेड कोई एडजॉर्बेंट है तो उस पर बहुत अच्छे ढंग से होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए, नीट में पूछा गया है कि एक विदाउट फाइनली डिवाइडेड है बिल्कुल इस तरीके से, दूसरा इसी को पीस करके फाइनली डिवाइडेड कर दिया गया, पुलराइज कर दिया गया, महीन महीन इसको बारीक पीस दिया गया, तो
जब इसको फाइनली डिवाइड किया गया, छोटे छोटे पार्टिकल में इसको डिवाइड कर दिया गया, पीस दिया गया, तो इसमें एड्जॉर्प्शन अच्छा होगा कि पहले वाले केस में जिसमें एड्जॉर्बेंट को बारीक फाइनली डिवाइड नहीं किया जाए। तो जिसमें फाइनली डिवाइडेड एड्जॉर्बेंट होगा वो बहुत अच्छा एड्जॉर्प्शन शो करेगा ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स या ड्यू टू द इंक्रीज इन द रेजिडुअल और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो ये ध्यान रखिएगा भाई कि नोट के फॉर्म में हम लोग लिखना चाहते हैं, नोट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं एक चीज़ कि फाइनली डिवाइडेड सरफेस अगर है तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स होंगे या लार्ज नंबर ऑफ रेजिडुअल फोर्सेस होंगे, और लार्ज नंबर ऑफ रेजिडुअल फोर्स होंगे तो उस पर एड्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छा होगा। तो आपसे कोई पूछे कि अगर फाइनली डिवाइडेड एक मटेरियल है और एक विदाउट फाइनली डिवाइडेड है, किस पर अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा? नीट का बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप बोलिएगा कि सर जो फाइनली डिवाइडेड मटेरियल है उस पर एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। क्यों? उस पर एक्टिव सेंटर्स की संख्या ज़्यादा होगी। तो हम इस चीज़ को नोट के फॉर्म में यही लिखना चाहते हैं, नोट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। और यहाँ पर लिख लीजिए, नोट में लिखिए कि फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स अगर हमारे पास है FINELY, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स है। तो बताइए अगर फाइनली डिवाइडेड है तो इसका मतलब क्या हुआ? लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया क्या होगा? अगर लार्ज सरफेस एरिया तो लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स, लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स, लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव सेंसर्स। और अगर एक्टिव सेंटर की संख्या बढ़ गई तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, लार्ज एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहां पर लिख सकते हैं लार्ज एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, लार्ज एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ADSORPTION, लार्ज एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो भाई हमेशा याद रखना है कि अगर फाइनली डिवाइडेड कोई भी मटेरियल है तो उस पर प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छा होगा। तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने डिफाइन किया कि एब्जॉर्प्शन क्या है। तो आपने कहा कि एक्युमुलेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट इज नोन एज एड्जॉर्प्शन। और अब हम लोग स्पेसिफाई कर दें कि एड्जॉर्बेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, एड्जॉर्बेट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट्स। तो एक ही में डाल दीजिए हेडिंग और फिर उसके बाद एक सब हेडिंग ले लेंगे छोटी छोटी, उसके अंतर्गत हम लोग डिफाइन कर देंगे। तो हेडिंग डालिए एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेंट, हेडिंग डालिए एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट ADSORBENT, एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट। ओके, एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट। तो आप सबसे पहले नंबर पर छोटी हेडिंग डालिए एड्जॉर्बेंट, ADSORBENT, एड्जॉर्बेंट। चलिए भाई, एड्जॉर्बेंट क्या है? एड्जॉर्बेंट है कि ऐसा सॉलिड, ये देखिए ये हमारा डस्टर, एक ऐसा सॉलिड जिस पर कोई गैस या कोई वेपर या इसको किसी सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, इसको किसी सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो इस पर सॉल्यूट के पार्टिकल आके चिपकेंगे। तो इस सॉलिड सरफेस को जिस पर कोई गैस, वेपर या सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्यूशन आकर के रिटेन करता है, इंटरेक्ट करता है, इस पर एक्युमुलेट होता है, तो इस सॉलिड सब्सटेंस को जिस पर यह फिनोमेना होता है, जिस पर यह घटना होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एड्जॉर्बेंट। द सॉलिड दैट टेक्स अप ए गैस, द सॉलिड, एक ऐसा सॉलिड जिसको हमने लिया था, द सॉलिड दैट टेक्स अप ए गैस, ये गैस जो इसके ऊपर सरफेस आता, गैस या वेपर या सॉल्यूट फ्रॉम द
सल्यूट फ्रॉम द सोल्यूशन दैट सॉलिड, ये सॉलिड जिस पर गैस आके चिपक रही है, जैसे वेपर आके चिपक रहा है और सल्यूट फ्रॉम द सोल्यूशन चिपक रहा है, इस सॉलिड को हम कहेंगे एडजॉर्बेंट। द सॉलिड दैट टेक्स अप ए गैस और वेपर और सल्यूट फ्रॉम ए सोल्यूशन इज कॉल्ड, लिखिए डबल कामा में, द सॉलिड that takes up, the solid that takes up a gas, that takes up a gas or vapor or solute from the solution, the solid that takes up a gas or vapor or solute from the solution is known as, ये सॉलिड, इसी सॉलिड को कहा जा रहा है is known as adsorbent। तो चलें भाई बताएं एडजॉर्बेंट क्या है। ये देखिए एडजॉर्बेंट, ये SORBENT ना, ये फॉरेन पार्टिकल यहाँ से और फिर यहाँ से दिस, यहाँ से फॉरेन पार्टिकल दिस, यहाँ, ये सब फॉरेन पार्टिकल हैं जी, ये सब फॉरेन पार्टिकल है ना। तो इसको हमने क्या कहा, एडजॉर्बेंट। तो अब दूसरी बात आती है, यहाँ से भी फॉरेन पार्टिकल यहाँ बना लीजिए, जिससे आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि नीचे से क्यों नहीं एडजॉर्ब हो रहा है। तो ये एडजॉर्ब होगा सारी डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन से भी आएगा एडजॉर्बेट, वो एडजॉर्बेंट उसको टेकअप करेगा। और अब सेकंड हेडिंग डालिए एडजॉर्बेट। तो आपने कहा कि वो ऐसा सॉलिड जिस पर फॉरेन पार्टिकल आके एडजॉर्ब होते हैं, वो फॉरेन पार्टिकल गैस भी हो सकते हैं, वो फॉरेन पार्टिकल वेपर भी हो सकती है, वो फॉरेन पार्टिकल सल्यूट फ्रॉम द सोल्यूशन भी हो सकता है। और अब हेडिंग डालिए एडजॉर्बेट। तो चलिए भाई एडजॉर्बेट को कैसे डिफाइन किया जाए। वो जो गैस, आपने क्या कहा कि वो सॉलिड जिस पर फॉरेन पार्टिकल आकर के चिपकते हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे वेपर हो, चाहे सल्यूट फ्रॉम द सोल्यूशन हो, तो इस सॉलिड को हम कहेंगे एडजॉर्बेंट। अब दूसरे नंबर पर बात आती है एडजॉर्बेट की। तो जो गैसेज आ रहे हैं, बाहर से गैस आ रही है, जो वेपर आ रहा है, जो सल्यूट आ रहा है, वो जिस सॉलिड पर चिपक रहे हैं उसको तो एडजॉर्बेंट, लेकिन ये जो फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं, ये फॉरेन पार्टिकल कहलाएंगे एडजॉर्बेट। द गैस आर वेपर आर सल्यूट फ्रॉम द सोल्यूशन which is held to the surface of a solid। तो लिख सकते हैं the gas or vapor are solute from the solution, the gas or vapor are solute from the solution which is held to the surface of a solid, of a solid is known as adsorbate। तो फिर से फिगर बना लिया जाए, फिर से फिगर आप बना लीजिए। इसको आपने क्या कहा था भाई, एडजॉर्बेंट। और यहाँ से फॉरेन पार्टिकल जो आ रहा है इसके सरफेस पर, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से ना, और यहाँ से भी ये सब फॉरेन पार्टिकल हैं, यहाँ से भी दिस, और यहाँ से भी फॉरेन पार्टिकल, यहाँ से भी फॉरेन पार्टिकल दिस, ये। तो और ये फॉरेन पार्टिकल क्या कहलाएंगे भाई, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे यहाँ पर
एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट, यही फॉरेन पार्टिकल हैं, यही फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, यही सब क्या कहलाएंगे, यही सब कहलाएंगे, ये सब एडजॉर्बेट है। और जिस सरफेस पर आकर एकमुलेट हो रहे हैं, जिस पर हेल्ड हो रहे हैं, उस सरफेस को हम कहें एडजॉर्बेंट। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल में अगर हम कोलाइड लें, कोलाइडल सॉल्यूशन, और कोलाइडल सॉल्यूशन आप जानते हैं कि उनके जो पार्टिकल का डायमेंशन होता है बहुत स्मॉल डायमेंशन होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल डायमेंशन पार्टिकल का होगा। और अगर एक्सट्रीमली स्मॉल डायमेंशन होगा तो उनके पास सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एक्टिव सेंटर्स की संख्या ज़्यादा होगी, रेजिडुअल फोर्सेज ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन होगा। तो क्या लिख सकते हैं कि जो कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड में एक्सट्रीमली स्मॉल डायमेंशन होता है, पजेज इनॉर्मस सरफेस एरिया, और अगर उनका विशाल सरफेस एरिया होगा, बड़ा सरफेस एरिया होगा, तो प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन सो गुड एडजॉर्बेंट, ये बहुत अच्छे कोलाइडल जो होते हैं एडजॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसको आप रेज कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल FOR, फॉर एग्जाम्पल समझने का प्रयास करिए भाई। फॉर एग्जाम्पल जो कोलाइड होते हैं, कोलाइड, ये कोलाइडल सॉल्यूशन आपने पढ़ा है, तो ये कोलाइड है, दिस इज द कोलाइड, COLLOIDS, कोलाइड्स है। और कोलाइड अगर हैं तो इनके पार्टिकल का रेंज 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम, यही होता है, 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम। और ये वैल्यू एक बार पूछी गई है, नीट में प्रश्न पूछा गया है कि कोलाइडल पार्टिकल की साइज क्या होती है, तो 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब हुआ कि इनके पार्टिकल जो है बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, और स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो इनका इस सरफेस एरिया लार्ज होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, लार्ज, और सरफेस एरिया लार्ज होगा तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल आके एडजॉर्ब होंगे ना, बाहर से ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल आके क्या होंगे, एडजॉर्ब हो। अरे ऐसे फिगर में बना दूँ, ऐसे फिगर में बना दूँ कि ये कोलाइडल पार्टिकल हैं, कोलाइडल पार्टिकल हैं, तो स्मॉल 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 स्मॉल, इस पर फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, ये सब आके इस पर एडजॉर्ब होंगे ना, तो प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत अच्छा हो। इसका मतलब कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं, वेरी गुड एडजॉर्बेंट, वेरी गुड एडजॉर्बेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोलाइडल पार्टिकल्स अच्छे एडजॉर्बेंट हैं कि बैड एडजॉर्बेंट, तो आपका जवाब क्या होगा कि कोलाइडल पार्टिकल्स आर वेरी गुड एडजॉर्बेंट। छोटी छोटी नॉलेज एक बड़ी नॉलेज बनाती है भाई। क्यों ऐसा है कि कोलाइडल पार्टिकल एक अच्छे एडजॉर्बेंट है? क्यों? कोलाइडल पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है। साइज छोटी होने के कारण उनका सरफेस एरिया, अगर उनको फैलाया जाए तो उनका सरफेस एरिया इनॉर्मस होगा, बहुत बड़ा होगा। कई पार्टिकल छोटे एरिया में आ सकते हैं, तो एक्टिव सेंटर की संख्या बढ़ेगी या रेजिडुअल फोर्सेस की संख्या बढ़ेगी। तो रेजिडुअल फोर्सेज या अनबैलेंस फोर्सेज की संख्या जब बढ़ेगी तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन पार्टिकल आके एडजॉर्ब होंगे। तो इसका मतलब कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये बहुत अच्छा एडजॉर्बेंट है, वेरी गुड एडजॉर्बेंट। एक्सप्लेन कर ले जाएंगे ना, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कोलाइडल पार्टिकल्स हैं तो उनका जो कोलाइडल पार्टिकल का डायमेंशन है वो बहुत कम है, 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम। उनका डायमेंशन कम होने के कारण उनका सरफेस एरिया, उनको अगर फैलाया जाए सारे पार्टिकल को तो एक कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल आएंगे, उनमें एक्टिव सेंटर्स की संख्या ज़्यादा आएगी। एक्टिव सेंटर्स की संख्या ज़्यादा है तो प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन पार्टिकल आके उस पर सस्टेन करें, रिटेन करेंगे, एडजॉर्ब होंगे। तो ऐसे लिखना है हम लोगों को कोलाइड्स। फॉर एग्जाम्पल COLLOID, कोलाइड्स। कोलाइड्स का मतलब पार्टिकल रेंज कितना, PARTICLE, पार्टिकल रेंज बताइए 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम। और अगर ये कोलाइड्स हैं तो इनॉर्मस सरफेस एरिया, ENORMOUS, इनॉर्मस सरफेस एरिया। इनका सरफेस एरिया क्या है, बहुत विशाल है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण लार्ज नंबर ऑफ
लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स, लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स, और एक्टिव सेंटर्स ज़्यादा होगा तो गुड एड्जॉर्प्शन, ADSORPTION, यही ना, या लार्ज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, या लार्ज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। आगे चलें, लार्ज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब बताइए इसका मतलब कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो गुड एड्जॉर्बेंट है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, कोलाइडल COLLOI, कोलाइड्स आर गुड एड्जॉर्बेंट, कोलाइड्स आर गुड एड्जॉर्बेंट। कोलाइडल पार्टिकल एक अच्छे एड्जॉर्बेंट है कि बैड, गुड एड्जॉर्बेंट है या बैड एड्जॉर्बेंट, तो क्या बताएंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स आर गुड एड्जॉर्बेंट, कोलाइडल पार्टिकल्स आर गुड एड्जॉर्बेंट्स ना। और दो चार एग्जाम्पल बता दीजिए फटाफट भाई। चारकोल, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल यहाँ पर चारकोल, CHARCO, चारकोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल सिलिका जेल, दो चार एग्जाम्पल फटाफट बता दीजिए कोलाइड के। सिलिका जेल, सिलिका जेल के बाद एल्यूमिना जेल, ALUMINA, एल्यूमिना जेल, चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, ये सारे एग्जाम्पल हैं कोलाइड्स के। और कोलाइड इज ए गुड एड्जॉर्बेंट, एक बहुत अच्छा अधिशोषी होता है, एड्जॉर्बेंट होता है। क्यों, उनके लार्ज एरिया के कारण, उनके पार्टिकल का स्मॉल डायमेंशन के कारण सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। अब दो चार एग्जाम्पल हम इसके करेंगे, लेकिन उसके पहले एक टर्म और है इसी एड्जॉर्प्शन का, एक दूसरा भाई, उसका नाम है एब्जॉर्प्शन। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा एड्जॉर्प्शन, ADSORPTI, ये पढ़ा आपने, जहाँ पर D पढ़ा। और अब आप लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। क्या पढ़ा आप लोगों ने, एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, अभी तक आपको मैंने ये बताया कि कोई फॉरेन पार्टिकल आए, एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर इकट्ठा हो, उसके बल्क में ना जाए, उसके अंदर एंट्री ना करे, उसके लैटिस में अंदर एंट्री ना करे, बस केवल सरफेस पर एक्यूमुलेट हो, तो इस फिनोमेना को हमने कहा एड्जॉर्प्शन। लेकिन अब बात आ गई है, दूसरा विद्यार्थी कह रहा है कि सर अगर फॉरेन पार्टिकल जो आ रहे हैं वो अंदर भी एंट्री कर जाएं, इनके बल्क में भी एंट्री कर जाएं, कहने का मतलब कि ये कोई एक एड्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेंट है। फॉरेन पार्टिकल यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पर तो एक्यूमुलेट नहीं, ये अंदर चले जाएं, अंदर भी, यहाँ सब जगह अंदर, यहाँ भी, अंदर भी, सरफेस पर भी हो और यहाँ भी हो, ठीक, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। ये बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, DISTRIBUTED, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस जो एड्जॉर्बेंट है, इस एड्जॉर्बेंट के पूरे सरफेस से लेकर अंदर बल्क तक जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, यूनिफॉर्म हो, हर जगह जो फॉरेन पार्टिकल हैं, जो एड्जॉर्बेंट है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सरफेस पर ही वो इकट्ठा हो जाए, सरफेस के साथ साथ अंदर के पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो दैट इज नोन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन अगर शब्द आए तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इफ ए सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ ए सॉलिड और ए लिक्विड, कोई सॉलिड या लिक्विड दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जैसे अमोनिया गैस को, फॉर एग्जांपल आप अभी एग्जांपल हम लेंगे कि अमोनिया गैस है, NH3 है, यहाँ पे अमोनिया गैस है, यहाँ पे क्या है, वाटर है, H2O है, दिस। तो अमोनिया गैस यहाँ पर क्या होगी, अमोनिया गैस होगी एड्जॉर्बेट, और इसको जब हमने वाटर में डिजॉल्व किया तो वाटर क्या हुआ, एड्जॉर्बेंट हुआ। तो ये अमोनिया गैस इस पानी में पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी ना, तो एब्जॉर्प्शन का घटना है ना, तो एब्जॉर्प्शन की घटना है। तो आप ऐसे कह सकते हैं
कि इफ ए सब्सटेंस, अगर कोई भी सब्सटेंस जो बाहर से आ रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ ए सॉलिड आर ए लिक्विड। भाई ये जो फॉरेन पार्टिकल आ रहा है अमोनिया का, ये इस लिक्विड में पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। अभी एग्जांपल में लिखवा दूंगा आपसे, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया ना पानी में, ये वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे भाई? एब्जॉर्प्शन। क्या? एब्जॉर्प्शन। तो आपके पास दो चीजें आई, एक तो एब्जॉर्प्शन, दूसरे नंबर पे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में एक्युमुलेशन ऑन द सरफेस, और एब्जॉर्प्शन में एक लाइन बोलना है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, बस इतना याद रखना। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सरफेस फिनोमेना, दो बातें हैं भाई। एब्जॉर्प्शन, अभी आपने क्या बताया कि एब्जॉर्प्शन अगर आपने कहा था कि एब्जॉर्प्शन अगर आपने कहा एब्जॉर्प्शन वाला, तो सरफेस पर पार्टिकल रहेंगे ना, तो ये सरफेस फिनोमेना हुआ, सरफेस फिनोमेना। और अगर आपने एब्जॉर्प्शन कह दिया तो ये पार्टिकल अंदर भी चले जाएंगे ना, ये बाहर तो है ही है, अंदर भी चले जाएंगे, तो ये बल्क फिनोमेना हुआ। तो अगर ऐसा हो तो इसको हम एब्जॉर्प्शन, और अगर बल्क फिनोमेना हो तो हम इसको एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। चलिए भाई नोट किया जाए। एब्जॉर्प्शन कैसे लिखेंगे? तो आपके पास दो बातें हैं, भूलना नहीं है भाई, भूलना नहीं है बिल्कुल। अगर एब्जॉर्प्शन है तो दिमाग में ये फिगर बनेगा कि ये सरफेस पर एक्युमुलेशन है। अगर एब्जॉर्प्शन, बी एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन माने बी माने बल्क, बल्क फिनोमेना, मतलब अंदर भी एंट्री करेगा ये। एब्जॉर्प्शन बल्क। तो चलिए लिखिए, इफ ए सब्सटेंस is uniformly distributed, if a substance is uniformly distributed, DISTRIBUTD, throughout the body, if a substance is uniformly distributed throughout the body of a solid or liquid, throughout the body or liquid, then the process is known as absorption. ABSORPTION, absorption. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर भाई देखिए, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस HOID, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या होता है पता है विद्यार्थियों? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का काम ये होता है कि कहीं पर अगर हमको मॉइस्चर को रिमूव करना हो, वाटर वेपर्स हो, उसको फिनिश करना हो, तो हम क्या करते हैं, वहाँ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रख देते हैं। तो देखिए, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, अगर कोई एक हमारे पास जार है और उस जार को हमने ऐसे टाइट फिट किया है, ये जार है हमारे पास, और यहाँ पर हमको कोई क्रूसिबल रखनी है। क्रूसिबल रखने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स ना हो, तो हम क्या करते हैं, इसी में थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड रख देते हैं, इसी में थोड़ा सा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस CaCl2 रख देते हैं। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब, मतलब बिल्कुल बल्क में एंट्री कर जाती है वाटर वेपर्स। और जब इसको रख दिया 2-3 घंटे के लिए, ये बिल्कुल डीमॉइस्चराइज हो गया, यहाँ से मॉइस्चर खत्म हो गई इस बीकर के अंदर से, इस जार के अंदर से,
तो हमको क्रूसिबल इसमें रखना है, हम क्रूसिबल इसमें रख देंगे, हम क्रूसिबल इसमें रख देंगे, इसमें क्रूसिबल रख देंगे। और क्रूसिबल हमारी सुरक्षित इसलिए रखा जाता है कि अगर ये वाटर वेपर को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी तो इसका वेट बढ़ जाएगा, और जब हम बैलेंस करेंगे तो वेट हमारा खराब हो जाएगा, जितना बैलेंस इसका आना चाहिए उससे ज़्यादा आएगा, और मेजरमेंट मेरा पुअर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। और यहाँ पर क्या है, वाटर वेपर्स हैं, यहाँ पर क्या है, वाटर वेपर्स, ये देखिए यहाँ पर क्या है, वाटर वेपर्स हैं, ये सब क्या है दिख रहा है, ये वाटर वेपर्स हैं, ये दिस ये सब क्या है, ये सब हैं वाटर वेपर्स। तो ये वाटर वेपर्स इसके इस पर तो रहेंगी, इसके अलावा ये अंदर भी एंट्री कर जाएंगी, ये वाटर वेपर्स वाटर वेपर्स वाटर वेपर्स वाटर वेपर्स वाटर 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 वाटर, ये सब वाटर वेपर्स हैं जी, ये सब वाटर वेपर्स ना। तो यहाँ पर ये कौन सी फिनोमेना हुआ, ये फिनोमेना हुआ एब्जॉर्प्शन, ये फिनोमेना हुआ एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, ये फिनोमेना हुआ एब्जॉर्प्शन। वाटर वेपर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वाटर वेपर्स आर uniformly distributed through CaCl2 anhydrous throughout the anhydrous CaCl2। यहां पर देखिए सारे के सारे वाटर वेपर इस कैल्शियम क्लोराइड के अंदर यहां पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये प्रोसेस क्या है भाई, एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। लेकिन यही आप सिलिका जेल ले लीजिए, इसी के बगल में जैसे आपने फिगर ये बनाया है, ये सारे वाटर वेपर्स हैं जी, ये सब क्या हैं, ये वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर VAPOR। और इसी के बगल आप ले लीजिए सिलिका जेल, क्या ले लेंगे, सिलिका जेल आप ले लीजिए, यहां पर क्या ले लीजिए, सिलिका जेल, SILI, सिलिका जेल। वाटर वेपर्स मैं दूसरे पेन से बना देता हूं जिससे स्पष्ट आपको दिखता रहे। तो देखिए यहां वाटर वेपर्स, ये सब वाटर वेपर्स हैं, ये वाटर वेपर्स, ये वाटर वेपर्स, ये सब वाटर वेपर्स है ना। इसके सरफेस पर ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सब क्या है सरफेस पर। तो ये प्रोसेस ऑफ क्या है, वाटर वेपर्स एट सरफेस, वाटर वेपर्स एट सरफेस ऑफ सिलिका जेल, वाटर वेपर्स एट द सरफेस ऑफ सिलिका जेल। और ये फिनोमेना कहलाएगा एडजॉर्प्शन, ये फिनोमेना कहलाएगा एडजॉर्प्शन। क्या कहलाएगा, एडजॉर्प्शन। इसको नोट कर लीजिए भाई, वाटर वेपर्स आर एडजॉर्ब ऑन द सिलिका जेल। तो आपने ये देखा कि यही वाटर वेपर्स हैं, जब वो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के पास आती हैं, तो जब ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के पास आती हैं तो ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर यही वाटर वेपर्स, ये सब वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स, यही वाटर वेपर जब सिलिका जेल के पास आती हैं तो क्या हो जाती हैं, एडजॉर्ब होती हैं, ADSORB, एडजॉर्ब होती हैं, वाटर वेपर्स एट द सरफेस ऑफ सिलिका जेल। और ये प्रोसेस है एडजॉर्प्शन का, और ये प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का, ABSORPTION। एग्जाम्पल 1 हुआ, अब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लेंगे अमोनिया का केस, जिसमें अमोनिया एक जगह एब्जॉर्ब हो रही है और वही अमोनिया गैस दूसरी जगह एडजॉर्ब हो रही है। देखिए भाई, अमोनिया को अगर हम वाटर में
डिजॉल्व करें अमोनिया गैस को, पास करें वाटर में। देखिए फिगर में बनाता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में यहां हमने लिया वाटर, दिस इज द वाटर, और इसमें हमने क्या डिजॉल्व, ये वाटर है H2O वाटर, और यहां पर हमने अमोनिया गैस इसमें पास किया है। कौन सी गैस? अमोनिया, NH3, अमोनिया गैस इसमें पास किया हमने, ये देखिए, तो ये अमोनिया गैस इसमें पास किया हमने, तो अमोनिया गैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वाटर। ये अमोनिया के पार्टिकल हैं, दीज आर द अमोनिया पार्टिकल्स, दिस, ये सब अमोनिया है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया भाई। ये देखिए, ये हमने बनाने का प्रयास किया है, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अमोनिया गैस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वाटर। अमोनिया गैस, NH3 गैस, अमोनिया गैस इज यूनिफॉर्मली, अमोनिया गैस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अमोनिया गैस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वाटर, थ्रू आउट द वाटर, और ये प्रोसेस कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर। एब्जॉर्प्शन किसकी घटना है? ये एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली आपने जैसे आया वैसे कहा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब बल्क फिनोमेना है, तो एब्जॉर्प्शन, ABSORPTIO है ना। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस देखिए, इसी अमोनिया को जब चारकोल के कांटेक्ट में लाया जाए, मतलब कि एक कोई मेरे पास वेजल है, क्लोज्ड वेजल, उसमें हमने चारकोल डाल दिया, उसमें अमोनिया गैस ऑलरेडी भरी है, अमोनिया गैस ऑलरेडी भरी है। तो अगर हमारे पास ये चारकोल है, ये हमारे पास चारकोल CHARCOAL, ये चारकोल है। चारकोल अगर अमोनिया के संपर्क में आता है, ये अमोनिया, ये सब अमोनिया गैसेस हैं, दीज आर द अमोनिया गैसेस। हम पेन चेंज कर दे रहे हैं, ये चारकोल, ये अमोनिया गैसेस, तो कहाँ इसके सरफेस पर आकर एब्जॉर्ब हो जाता है, ये इसके सरफेस पर, यहाँ से भी दिस, ये दिस, यहाँ, फिर यहाँ, ये दिस, यहाँ पर ना, ये सब क्या है भाई? ये सब अमोनिया है। फिर इस पर आके एक्यूमुलेट हुआ, इसके सरफेस पर, यहाँ आके एक्यूमुलेट हुआ, तो ये सब अमोनिया गैस है। दिस इज द NH3, दिस इज द NH3, दिस इज द NH3 अमोनिया। तो ये बताइए कि यहाँ पर अमोनिया गैस चारकोल के बल्क में एंट्री किया है कि उसके सरफेस पर है? नहीं सर, इसके सरफेस पर है, तो इसका मतलब अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड। क्यों? क्योंकि अमोनिया इस चारकोल के सरफेस पर एक्यूमुलेट हो रही है, वो बल्क में एंट्री नहीं कर रही है। तो प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज नोन एज एडजॉर्प्शन। तो अमोनिया गैस एडजॉर्ब हो रही है। यहाँ पर आपने क्या देखा था कि अमोनिया, वही अमोनिया गैस वाटर में एब्जॉर्ब हो रही थी, लेकिन वही अमोनिया गैस चारकोल के सरफेस पर एडजॉर्ब हो रही है। तो आप लिख सकते हैं ना, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अमोनिया NH3 इज एडजॉर्ब्ड, NH3 इज एडजॉर्ब्ड ऑन चारकोल, NH3 इज एडजॉर्ब्ड ऑन चारकोल। अमोनिया चारकोल पर एडजॉर्ब हो रही है, अमोनिया चारकोल पर एडजॉर्ब हो रही है। ठीक है, देखिए एक बहुत अच्छा इसका यूटिलाइजेशन है, इसका एप्लीकेशन है शुगर इंडस्ट्री में। शुगर इंडस्ट्री में जो हमारे कलर्ड शुगर सोल्यूशन होते हैं, शुगर सोल्यूशन में कुछ कलरिंग मैटर होते हैं जो कि नेचुरली पैदा हो जाते हैं। नेचुरली का मतलब जब केन को फील्ड से काट करके और क्रश करके उसको चीनी बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है, तो गन्ने को जब क्रश किया जाता है तो नेचुरली, नेचर से ही उसमें कुछ कलरिंग मैटर आ जाते हैं।
तो अगर वो कलरिंग मैटर रिमूव न किए जाए तो हमारा जो शुगर क्रिस्टल बाद में बनेगा वो शुगर क्रिस्टल कलर्ड होगा, वो पुअर दिखेगा। तो इसीलिए कलरिंग मैटर से, इसीलिए शुगर सॉल्यूशन से जो कलरिंग मैटर हैं उनका निकालना बहुत आवश्यक है। तो शुगर सॉल्यूशन से कलरिंग मैटर को रिमूव करने के लिए एडजॉर्प्शन के प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। यही चारकोल यूज किया जाता है कलरिंग मैटर को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द शुगर सॉल्यूशन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कोई एक बेहतरीन एग्जाम्पल बताइए जो हम अपने दैनिक जीवन में कभी कभी देखते हैं, सुनते हैं, तो यही एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कि शुगर सॉल्यूशन से कलरिंग मैटर को रिमूव करने के लिए चारकोल का यूज किया जाता है, जिसमें कलरिंग मैटर चारकोल के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं। और ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन का। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो आपने देखा कि एक फॉरेन सब्सटेंस एक जगह तो एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन दूसरे सरफेस पर जाकर के वो एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये मन में भ्रम मत पालिएगा कि अमोनिया केवल एब्जॉर्ब होती है। अमोनिया एब्जॉर्ब भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि बेस कैसा है, वो डिपेंड करता है कि एडजॉर्बेंट कैसा है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में ऐसे एक फिगर बना लीजिए, हम लोगों ने बना लिया भाई, ठीक। और इसमें हमने भर दिया शुगर सॉल्यूशन। क्या भर दिया? शुगर सॉल्यूशन। इसमें हमने भर दिया शुगर सॉल्यूशन, SUGAR, शुगर सॉल्यूशन। इसमें हमने फिलअप कर दिया शुगर सॉल्यूशन और हमने शुगर सॉल्यूशन इसमें भरा है और इसमें हमने डाल क्या दिया? इसमें हमने डाल दिया चारकोल। क्या डाल दिया? चारकोल। ये है चारकोल, CHARCOAL, चारकोल। चारकोल के सरफेस पर शुगर सॉल्यूशन और ये कलर्ड है, COLORED, कलर्ड। ये कलर्ड है, कलर्ड शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब इसमें कलरिंग मैटर है। तो चारकोल जब हमने शुगर सॉल्यूशन में डाला तो इसके सरफेस पर कलरिंग मैटर आके एडजॉर्ब हो जाते हैं। सारे कलरिंग मैटर इसके सरफेस पर, 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 ओके, इसके सरफेस पर, इसके सरफेस पर आके एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो देखिए आप लिख सकते हैं ना यहाँ कि कलरिंग मैटर्स, ये सब जो सरफेस पर आए हुए हैं, ये सरफेस पर, ये क्या है? कलरिंग मैटर्स आर एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द शुगर सॉल्यूशन। कलरिंग मैटर्स, COLOURING, coloring matters are adsorbed, ADSORBD, coloring matters are adsorbed on the surface of a solid, on the surface of charcoal, CHARCOAL, coloring matters are adsorbed on the surface of charcoal। तो इसका मतलब कि अगर किसी भी शुगर सॉल्यूशन को डिकलराइज करना हो तो हम प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन। तो इस तरीके से भाई हम लोगों ने आज स्टार्ट किया सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों ने ये पढ़ा कि केमिस्ट्री की वह ब्रांच, हम लोग रिवाइज करते हैं लेक्चर को। आज मैं अपने लेक्चर को यहीं फिनिश करूंगा, लेकिन फिनिश करने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर दें कि क्या हम लोगों ने आज स्टार्ट किया, क्या पढ़ा। तो हमने कहा कि केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें कोई भी फिनोमेना सरफेस पर हो, एनर्जी चेंजेस सरफेस पर हो, एडजॉर्प्शन सरफेस पर हो, तो उसको हम सरफेस केमिस्ट्री कहेंगे या फिनोमेनन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री कहेंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि फॉरेन पार्टिकल जो आकर चिपकते हैं वो ड्यू टू द रेजिडुअल और अनबैलेंस फोर्सेस के कारण चिपकते हैं। जैसे लिक्विड ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल इसलिए होते हैं क्योंकि उसके सरफेस पर अनबैलेंस्ड या रेजिडुअल फोर्सेस, जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं, उसके कारण वो स्फेरिकल होता है। उसी तरीके से कोई भी मटेरियल दूसरे सॉलिड सरफेस पर आकर क्यों रिटेन करता है, क्यों इंटरेक्ट करता है, क्योंकि उस सरफेस के
उस सरफेस पर, सॉलिड के सरफेस पर अनबैलेंस्ड या रेजिडुअल फोर्स होते हैं और वो अनबैलेंस्ड या रेजिडुअल फोर्स के कारण फॉरेन पार्टिकल आकर के दूसरे पार्टिकल पर रिटेन करते हैं। मैंने कहा कि जिस पर फॉरेन पार्टिकल आकर चिपकते हैं या रिटेन करते हैं वो सॉलिड बेस कहलाता है एडजॉर्बेंट, लेकिन जो फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं उसको हम कहेंगे एडजॉर्बेट। फिर मैंने आपको बताया कि प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। लेकिन मैंने एक घटना बताई एब्जॉर्प्शन की, उसमें मैंने कहा कि एब्जॉर्प्शन में तो सरफेस पर इकट्ठा होता है फॉरेन पार्टिकल, लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो सरफेस के साथ साथ फॉरेन पार्टिकल उसके बल्क में भी एंट्री करेंगे। तो अगर कोई फॉरेन पार्टिकल किसी सॉलिड सरफेस पर या किसी लिक्विड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है थ्रू आउट द बॉडी, तो हम कहेंगे यह एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है, जबकि एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना है। मैंने कई एग्जाम्पल दिया, अमोनिया एक जगह एब्जॉर्ब हो रही थी, दूसरी जगह एब्जॉर्ब हो रही थी। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया कि वाटर वेपर कैल्शियम क्लोराइड में एब्जॉर्ब होती हैं और वही वाटर वेपर सिलिका जेल में एब्जॉर्ब होती हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। मैंने बेहतरीन एग्जाम्पल बताया कि अगर शुगर सोल्यूशन जो कि कलर्ड होता है उसको डिकलराइज करना हो तो उसमें आप चारकोल डाल दीजिए, क्योंकि चारकोल जैसे ही आप उसमें डालेंगे चारकोल के सरफेस पर जो कलरिंग मैटर हैं शुगर सोल्यूशन के वो आके एडजॉर्ब हो जाएंगे, उसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो डीकलराइजेशन ऑफ, कई बार नीट का यह प्रश्न है भाई, डीकलराइजेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। नीट का बहुत अच्छा प्रश्न है, नीट का अच्छा प्रश्न है। कौन सा? डीकलराइजेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन, DCOL और डीकलराइजेशन, डीकलराइजेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन, डीकलराइजेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन किसके कारण? एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन के कारण। याद रखिएगा यहाँ पर एडजॉर्ब्ड, इसको आप सर्किल कर लीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं इस लेक्चर को फिनिश करता हूँ। अलविदा, नमस्कार।